हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। आज हम इकोनॉमी का लेक्चर 5 करने वाले हैं। हमारे प्रोएक्टिव बैच जो हमने स्टार्ट किया उसके तहत, जिसमें कि हमारा टारगेट है इस साल का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम हर एक सब्जेक्ट के सारे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उनके पीवाईक्यूज़ को लगाएंगे, उनके मॉक टेस्ट को लगाएंगे, हर एक वो चीज़ करेंगे जिसके तहत हम जो है इस साल का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्री सबसे पहले क्लियर कर सकें। हम जो है मुरनाल सर का इकोनॉमी का हैंडआउट कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पिलर 1A1 कवर कर लिया है, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो क्या था, मनी, बिटकॉइन, बार्टर सिस्टम, क्रिप्टो करेंसीज, फंजिबिलिटी, ये सब हम कवर कर चुके हैं। पिलर 1A2 में भी हम जो है मनी डिमांड सप्लाई, डिपॉजिट्स के टाइप, कॉल मनी, शॉर्ट मनी, ये सब मनी मल्टीप्लायर, M1, M2, M3, M4, ये सब मैं आप सभी को पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। FRBM एक्ट, ये सब हम कवर कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स, CRR, SLR ना, उसके अलावा रेपो रेट, फिर क्वालिटेटिव टूल्स, ये सब हम कवर कर चुके हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, बॉन्ड यील्ड, ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो हमको क्या कवर करना है दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तक कवर कर लिया था। तो आज जो है हमको मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो कवर करना है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी का, बाई मंथली जो रिव्यू आता है मॉनेटरी पॉलिसी का उसको देखना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानना है। तो इसका हम आज पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। आज दोस्तों ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है, तो जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। जो हमारा ये पिलर एंड होगा यहाँ तक ना, मॉनेटरी पॉलिसी के लिमिटेशंस क्या है यहाँ तक पे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो मैंने आप सभी को बताया कि हम पहले कवर कर चुके हैं। ये सब हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अब तक हमारा पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, तभी जो है आपको आगे समझ में आएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट भी कवर कर चुके हैं। आप में से किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर इससे रिप्लाई करूँगा। उसके अलावा हमने जो सर ने इसमें MCQs दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सबको हमने कवर किया था, ठीक है, लास्ट में। फिर मैंने आपको ये पेज बताया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफ्लेशन से फाइट करने के लिए, इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए हमको किस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी RBI अपनाती है ना, CRR SLR कम करती है, ज़्यादा करती है, वो सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये रहा हमारा लेक्चर 5, जो कि हमको अभी यहाँ से कवर करना है। मैं दोस्तों आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, संकल्प पथ IAS, ठीक है। तो आप जो है उसको भी जाके ज़रूर से ज्वाइन कर लें, फॉर मोर अपडेट्स एंड नोट्स वगैरह वो सब उस पर अपलोड मैं करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के ना टोटल 3 स्ट्रेटजीज़ होते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रेटजीज़? पहला एक होता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ये तरीका सिंगापुर या दूसरे ऐसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ अपनाते हैं। इस तरीके के तहत जो है वो क्या करते हैं कि अपनी लोकल करेंसी को ना मेंटेन करके रखते हैं US डॉलर के अगेंस्ट, ताकि एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल सके ना, करेंसी जो उनका है वो स्टेबल रहे। तो एक तो तरीका ही है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक तरीका होता है मल्टीपल इंडिकेटर्स को देखने का। बहुत सारे जो देश के सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी मेंटेन रहे, एम्प्लॉयमेंट भी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, एक्सचेंज रेट भी स्टेबलाइज रहे। तो इंडिया जो है ना वो इस कैटेगरी में आता है। इंडिया की जो RBI है वो फॉलो करती थी इस कैटेगरी को 2016 तक, मतलब कि बहुत सारे मल्टीपल इंडिकेटर्स को देखती थी 2016 तक। लेकिन 2016 के बाद क्या हुआ, जो हमारे RBI के गवर्नर हैं रघुराम जी राजन आए थे, तो उन्होंने कमेटी बनाई थी, उर्जित पटेल कमेटी। यहाँ पे आप देख सकते हो उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन थी। उस रिकमेंडेशन को अपनाते हुए इंडिया ने क्या किया कि ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इन पे ना ध्यान देते हुए सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट रखा इंडिया ने कि हमको इन्फ्लेशन को जो है वो उसको मेंटेन करना है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो गया तो बाकी के दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, ये सब अपने आप लाइन में आ जाएंगे। और ये वाला जो मॉडल है वो वेस्टर्न नेशन में सक्सेसफुल रहा था। तो इसी वजह से 2016 अक्टूबर में
आरबीआई के एक्ट में संशोधन करने के बाद हमने मेन जो है इन्फ्लेशन को अपना टारगेट बनाया मॉनेटरी पॉलिसी में। तो हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है, अब उसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो आप सभी को पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। दूसरा, हर एक बाई मंथली अपडेट्स ये देता रहता है। कैसे? तो अभी आपको पता होगा कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कमेटी जो भी फैसला लेती है बाई मंथली क्या करती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने रखती है। अगर हम रेपो रेट का ट्रेंड देखें इंडिया में, तो आप देख सकते हैं 2008 से 2013 तक के समय में ये 9% से ऐसे घटता-बढ़ता 8.5% ऐसे करके रहा है। रघुराम जी राजन के समय में 2013 से 16 की बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 7, 8, साढ़े 6 इस तरीके पे रहा है। लेकिन प्रेज़ेंट में अगर आप देखें तो 4 से साढ़े 4% रेपो रेट चलता है। तो यहाँ पे रेपो रेट ज़्यादा और कम होने का कारण क्या था? देखो 2008-9 में ना अमेरिका में सबप्राइम क्राइसिस आया था। मतलब वहाँ की समझो एक तरह से घोटाला हो गया था कि बैंकों ने बहुत ज़्यादा लोन दे दिया था, लोग चुका नहीं पाए थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया में रेपो रेट को कम किया गया ताकि इंडियन इकोनॉमी में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और इंडिया की जीडीपी इंक्रीज़ हो। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 8% 7% मेंटेन था, क्योंकि जब रेपो रेट इंक्रीज़ किया गया तो क्यों? ताकि इन्फ्लेशन से लड़ा जा सके ना, मनी सप्लाई को कम किया जा सके। फिर देखेंगे आप फिर से कम किया गया, वही जीडीपी को बढ़ाने के लिए, ताकि लोनेबल अमाउंट ज़्यादा हो, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और जीडीपी बढ़े, जॉब क्रिएट होगा, ये सब, ठीक है। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी के मेकिंग को समझते हैं, ठीक। आरबीआई एक्ट 2016 के बाद से हम बात कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आप सभी को दोस्तों बता दूँ, देखो मैं अगर रेपो रेट बोलूँ, पॉलिसी रेट बोलूँ, बेंचमार्क रेट बोलूँ, ये सब क्या है? सेम ही है, बस अलग-अलग नाम है, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में दोस्तों आरबीआई साइड से 3 मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट साइड से 3 मेंबर होते हैं। टोटल 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, ठीक। कौन-कौन से मेंबर होते हैं उसको समझते हैं हम। आरबीआई साइड से हम देखें तो सबसे पहले मेंबर होते हैं आरबीआई के गवर्नर, और वो जो हैं खुद ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। मतलब कि इस पूरे कमेटी के जो चेयरमैन होगा वो फिक्स है कि वो आरबीआई के गवर्नर ही होंगे। दूसरे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, तीसरे मेंबर जो है आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड द्वारा नॉमिनेट किया गया होता है। इनके जो टेन्योर होते हैं, मतलब कितने दिन तक का टेन्योर होता है इनका, कि जब तक कि इनकी जॉब है समझो तब तक के लिए। गवर्नमेंट साइड से हम देखें 3 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करती है। जैसे कि इस समय डॉक्टर शशांक भिरे नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दिल्ली के हैं, असीमा गोयल हैं, तीसरे जयंत हैं, ठीक है। हमको इतना डिटेल में नहीं जाना कि कौन-कौन है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई साइड से 3 मेंबर, गवर्नमेंट साइड से 3 मेंबर होता है। इनका जो टेन्योर होता है वो होता है कब तक के लिए? जब तक कि उनकी नौकरी है तब तक। और इनके गवर्नमेंट साइड के जो टेन्योर होते हैं वो 4 साल के लिए होते हैं, फिर से रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। इनकी जो सिलेक्शन होती है गवर्नमेंट साइड वाली, वो सिलेक्शन कम सर्च कमेटी, वो है हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, एक आईएएस पोस्ट है, तो उनके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा में कोरम होता है हाउस चलने के लिए, वैसे ही इसमें भी मतलब जो कमेटी बैठे उसकी मीटिंग हो, उसके लिए मिनिमम कोरम कितना हो? 4% का होना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग गवर्नर, ठीक। लीगली जो है इनको कम से कम साल में 4 बार मीटिंग करना होगा। इनको बाई मंथली अपडेट देना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी का, इन्होंने क्या डिसीजन लिया उसके बारे में, ठीक है। मैंने जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया कि रेपो रेट, पॉलिसी रेट, बेंचमार्क, इंटरेस्ट रेट, ये सब एक ही चीज़ है। इनका वोटिंग डिसीजन कैसे होता है उसको समझते हैं। देखो, जब ये पहली बार वोट करते हैं ना सारे मेंबर्स, उसमें गवर्नर साथ में वोट करते हैं, ना कि लोकसभा के स्पीकर की तरह कि जिसमें पहली बार स्पीकर वोट नहीं करते हैं। अगर तो टाई हो जाए, टाई होने के केस में गवर्नर जो है वो फिर से दूसरी बार वोट कर सकते हैं, जिसको कि हम कास्टिंग वोट कहते हैं। और आप सभी को ने पॉलिटी में अगर पढ़ा हो तो पता होगा आपको कि स्पीकर जो है टाई होने के बाद वोट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, पहली बार भी वोट कर सकते हैं, टाई होने के बाद भी गवर्नर के पास पावर होता है, वो जिसको चाहे उसको उस तरफ वोट कर सकते हैं। इस कमेटी की ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, देखो गवर्नमेंट को ना मैसेज जो है सिर्फ़ और सिर्फ राइटिंग में ही सेंड करना पड़ेगा। मतलब कि गवर्नमेंट सिर्फ़ एक बार बोल दे कि अरे भाई एक काम करो ना, रेपो रेट को कम कर दो ना इस बार, ताकि चुनाव है, रेपो रेट कम कर दोगे तो लोगों को लोन ज़्यादा मिल जाएगा, हमको वोट मिल जाएगा।
तो भाई अगर कहना तो आसान है, लेकिन सरकार को लिखित रूप में देना पड़ेगा। तो लिखित रूप में चुनाव आने पे सरकार ऐसा करेगी? नहीं करेगी, फँस जाएगी ना। फिर दूसरा, कमिटी को ना हर एक 14th डे पे जो मिनट्स होते हैं उसको पब्लिश करना पड़ता है। मिनट्स मतलब जो भी बातचीत उन लोगों ने आपस में किया है उसको पब्लिश करना पड़ता है हर एक 6 महीने पे, ठीक है? हर एक 14th डे एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एट एवरी 6 मंथ पे पब्लिश करना होता है, ठीक? इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। प्रेजेंट में क्या है? अभी मैंने बताया था आपको 2 से 6% प्रेजेंट में टारगेट है, और ये डिसाइड कौन करता है? केंद्र की सरकार, कि इतना होना चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है, सरकार कंसल्टेशन करके ही डिसाइड करेगी आरबीआई के पास। और ये सब चीज़ें, ये जो आपको पता है ना इन्फ्लेशन का 2 से 6%, ये जो है वैलिड था 31 मार्च 2026 के लिए वैलिड है। तो भाई उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ हो सकता है नया टारगेट दें उस हिसाब के, मतलब अगले साल तक के लिए, कम से कम समझो मार्च तक के लिए अभी ये 2 से 6% वाला वैलिड है। किस हिसाब से देखा जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देखा जाता है ये। आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या हो कि अगर टारगेट फेल हो जाए, अभी भी हमने देखा कि टारगेट क्या था? 2 से 6% था, लेकिन टारगेट फेल होने पे क्या होगा? तो यार टारगेट फेल होने पे ऐसा नहीं कि कुछ उनको सज़ा मिलेगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नहीं। टारगेट फेल होने पे क्या होगा? अब भाई लिखित रूप में तुम अपना रिपोर्ट सरकार को भेजो, बताओ कारण कि क्यों तुम 2 से 6% का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है अचीव नहीं कर पाए। और ये जो 2 से 6% है ना, उसमें भी एक कंडीशन है कि कैसे, कि कंसेक्यूटिव समझो 3 क्वार्टर तक अगर 2 से 6% के बीच में नहीं रहता है इन्फ्लेशन जो है, तब जो है टारगेट फेल माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको पता है साल में 12 महीने होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे। तो 3 जो कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा, ठीक है? अगर इसमें लगातार जो है 6% से ज़्यादा मान के चलो इन्फ्लेशन रहा या 2% से कम रहा, तो टारगेट फेल माना जाएगा, ठीक है? जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ एक बार ऐसा हुआ था नवंबर में 2022 में, कि इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ज़्यादा रहा 9 महीने से ज़्यादा के लिए। तो भाई इसके लिए अब क्या, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने रिपोर्ट को ड्राफ्ट करके सरकार को दिया होगा कि इस इन कारणों की वजह से ऐसा हुआ है, मतलब समझ रहे हो? और ये रिपोर्ट ऐसा पब्लिक में नहीं आया हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 महीने के लिए आप देखो कि हाँ भाई 6% से तो ज़्यादा इन्फ्लेशन है, लेकिन तीसरे महीने फिर कम हो जाए, तो उसमें ये जो है टारगेट फेल नहीं माना जाएगा। कंसेक्यूटिव लगातार अगर 6% से ज़्यादा होगा तो टारगेट फेल माना जाएगा, ठीक है? अभी हम एमसीक्यू करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे एमसीक्यू है। होपफुली आपको अब तक समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने समझाया। तो क्वेश्चन है पहला, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। Second, the Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation. Third, decreased money circulation help in controlling the inflation. Fourth, increased money circulation helps in controlling the inflation. मैं 5 सेकंड का दोस्तों कहने को टाइम देता हूँ, हालांकि आप जो है वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं अब आंसर बताता हूँ। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है? इंडिया के इन्फ्लेशन के हिसाब से, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। क्या केंद्र सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं भाई, आरबीआई की, ठीक? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अभी पढ़ा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल है। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। क्या मनी सर्कुलेशन को कम कर देना इन्फ्लेशन में हेल्प करता है? बिल्कुल, हमने पढ़ा था, बिल्कुल करता है। इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन? नहीं। देखो, इन्फ्लेशन को अगर आपको कम करना है तो लोगों के हाथ में सिंपल बात है, पैसा कम करो। पैसा कैसे कम करोगे आप? मनी सर्कुलेशन कम करके। मनी सर्कुलेशन कैसे कम करोगे आप? रेपो रेट क्या करके? रेपो रेट बढ़ाकर। होपफुली आप सभी का आंसर सही गया होगा, नहीं गया है कोई बात नहीं, फिर से वीडियो को देखना ज़रूर से, समझ में आने के बाद आप सभी का आंसर सही ही जाएगा। अगला क्वेश्चन प्री 2017 में पूछा गया था। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहला स्टेटमेंट है, इट डिसाइड आरबीआई इज बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। सेकंड, इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकंस्टिट्यूटेड एवरी ईयर। इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर।
5 सेकंड का टाइम, 1 2 3 4 5, ठीक है। आंसर बताता हूँ आप सभी को, देखते हैं किसका किसका सही गया है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जो कि अभी हमने पढ़ा है। एक पहला स्टेटमेंट है, इट डिसाइड आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्या था, अभी मैंने बताया आपको, रेपो रेट। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं, कि यही डिसाइड करता है रेपो रेट को, बिल्कुल यही डिसाइड करता है रेपो रेट को। इट इज़ ए 12 मेंबर बॉडी। 12 मेंबर बॉडी थे नहीं भाई, अभी हमने देखा था 6 मेंबर की बॉडी थी ना, 3 आरबीआई साइड से, 3 गवर्नमेंट साइड से। इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन तो होते हैं आरबीआई के गवर्नर, वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो फर्स्ट ही सही है, यानी कि ये वाला। तो कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका जिनका सही हो गया उनका, ठीक। अगला क्वेश्चन 2022 के प्री में पूछा गया है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ऑप्शन सुनते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम, 1 2 3 4 5, ठीक है। आंसर बताता हूँ आप सभी को, कौन रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करना प्राइस की स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके प्राइस स्टेबिलिटी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमेटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, आरबीआई। अरे यार देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, आरबीआई ही तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है ना, अभी बताया 2 से 6% के लिए। कितना आसान क्वेश्चन आ गया था ना प्री 2022 में। बहुत, मेरे को लग रहा है आप सभी का लगभग ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन जो कि ईपीएफओ 2023 में पूछा गया था, स्टेटमेंट 1 दे रखा है कि इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई in terms of consumer price index only once in 5 years. Statement 2 है, at present the monetary policy framework in India is operated by the central government. Option both 1 and 2 correct. Statement 2 is the correct जो है explanation statement 1 की, statement 1 2 correct, statement 2 not the correct explanation of statement 1. Statement 1 is correct but the statement 2 is not correct. Statement 1 is correct but statement 2 is correct. तो चलिए इसका आंसर आप जल्दी से बताइए, मैं बताता हूँ फिर आपको। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा क्या कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करती है इन्फ्लेशन टारगेट को। सही सी बात है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है इन्फ्लेशन टारगेट को। उसके बाद ये पूछा गया है कि इन कंसल्टेशन विद आरबीआई के कंसल्टेशन में, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वंस इन 5 ईयर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट भाई ना, कि डिटरमाइन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। किससे कंसल्टेशन करके, आरबीआई से कंसल्टेशन करके, और क्या देख के, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि महंगाई देख के, हर एक 5 सालों में। अभी हमने देखा था ना, मैं आप सभी को ले चलता हूँ, कहाँ पे था ये, तो आप ये देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो डिसाइड बाय यूनियन गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद आरबीआई गवर्नर। और वैलिड, वैलिड देखो यहाँ पे, वैलिड डेट जैसे 2026 तक के लिए, कहाँ तक के लिए, 2026 तक के लिए वैलिड है। अभी हम देखें, मतलब अभी आपको पता है कि हर एक 5 साल पे इसने बोला हुआ है, कितने पे, 5 सालों पे। अभी 5 सालों वाला तो शायद हमको करेक्ट नहीं पता, 2016 से 20 अगर हम देखें तो 4 साल हो जाता है, और यहाँ पे फिर 2026 तक के लिए सेम टारगेट को एक्सटेंड कर दिया। हम मतलब 5 साल कह सकते हैं ना, करेक्ट इतना हमको नहीं, इसमें नहीं जाना है, लेकिन हमको ये पता है कि हाँ, कि डिटरमाइन किया जाता है इन्फ्लेशन टारगेट गवर्नमेंट द्वारा और इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो गया। अगला स्टेटमेंट था, प्रेजेंट में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इज ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, नहीं भाई, आरबीआई द्वारा किया जाता है ना, फ्रेमवर्क जो भी बनाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। अपना सी वाला जो है ऑप्शन सही हो गया है, ठीक है दोस्तों। जिनका सही, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। नाउ हम बढ़ते हैं आगे, रिव्यू ऑफ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी को हम ज़रा देखते हैं। तो हमने देखा अभी कि आरबीआई के 2 मेन टारगेट होते हैं, प्रायोरिटी होती है। पहला, एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दूसरा जीडीपी को बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोन सस्ते करेगी ना, जिससे डिमांड इंक्रीज़ हो, जीडीपी इंक्रीज़ हो। तो अगर हम अभी हम देखें कि 2016 से 18 के समय में जो
मॉनेटरी पॉलिसी का रेपो रेट वगैरह आप देखोगे तो कितना रहा है, साढ़े 6%, 6% या इस रेट पे चल रहा है, क्योंकि इनका मेन टारगेट क्या था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। उर्जित पटेल के समय में, ठीक है। शक्तिकांता दास जब आए यहाँ पे, आप देखोगे थोड़ा सा इन्होंने कम किया रेपो रेट को। क्यों रेपो रेट को कम किया? इन्होंने जीडीपी को इंक्रीज करने पे थोड़ा सा फोकस किया। आप देखोगे यहाँ पे कोविड के समय पे तो और कम कर दिया था इन्होंने। क्यों कोविड के समय पे रेपो रेट कम किया गया? कि भाई कोविड के समय में आप सभी को पता है कि जो है अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई थी, तो लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, इसकी वजह से रेपो रेट को कम किया गया, ताकि लोनेबल फंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और मनी सप्लाई बढ़ जाए मार्केट में। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो जीडीपी भी इंक्रीज़ होगा। फिर आप देखोगे जब कोरोना ख़त्म हो गया उसके बाद जो है फिर से इन्होंने वापस अपने जो पहले के टारगेट्स थे, मतलब पहले जो रखे जाते थे, वहीं पे वापस से फिर से ले आए रेपो रेट को, ठीक है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं कि देखो, हर एक जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है उसके बाद ना आरबीआई क्या करती है, बताती है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि अगली बार का उसका क्या स्टांस है, इस समय क्या स्टांस है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, न्यूट्रल या एकोमोडेटिव, इसको हम समझते हैं। देखो, अगर तो वो कहती है कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि चांसेस हैं, 100% फिक्स थी, पॉसिबिलिटी है कि अगली बार वो जो है रेपो रेट को इंक्रीज़ करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। ये एक तरह से ना पहले से आरबीआई आगाह कर देती है लोगों को, ठीक है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग यानी कि हो सकता है कि वो इंक्रीज़ करे, हो सकता है वो अनचेंज्ड भी रखे, ठीक है। लेकिन डिक्रीज़ करने का चांसेस ना के बराबर है। देखो, मैं फिर से बता दूँ, ये जो है ना 100% फिक्स नहीं होता, लेकिन मान के चलो कि आरबीआई कह रही है तो ऐसा होगा, ठीक है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा, कट तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, अनचेंज्ड हो सकता है। न्यूट्रल, अगला होता है न्यूट्रल स्टांस। न्यूट्रल स्टांस में हाँ, पॉसिबिलिटी है इंक्रीज़ भी किया जा सके, पॉसिबिलिटी डिक्रीज़ भी किया जा सके, पॉसिबिलिटी है हम जो है चेंज ही ना करें, तो मतलब कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो वो आरबीआई बता देते हैं कि न्यूट्रल रहेगा स्टांस हमारा। तीसरा होता है एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव मतलब क्या होता है कि आरबीआई रेपो रेट को कम करेगी, ठीक है, बढ़ाएगी तो बिल्कुल नहीं, कम कर सकती है या फिर अनचेंज्ड भी रख सकती है। एकोमोडेटिव लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि आरबीआई हो सकता है रेपो रेट को कम करे, तो जिससे क्या होगा कि लोनेबल फंड बढ़ जाएगा, लोगों के हाथ में लोन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि ऐसा नहीं है कि 100% आरबीआई ने कह दिया तो यही करेगी, अब तो लिखा मतलब ऐसा हो गया है, ऐसा नहीं है। 2022 में एक एग्जाम्पल हमको ऐसा मिलता है कि आरबीआई ने कहा था कि हम एकोमोडेटिव स्टांस रखेंगे, लेकिन वो क्या करते रहे, रेपो रेट को बढ़ाते रहे इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। तो उन्होंने ऐसा उल्टा किया ना, बोलने के बावजूद भी। तो ये 100% फिक्स नहीं है, लेकिन मान के चलो कि ऐसा होता है, ठीक है। तो जब भी अब आप अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, अपडेट आए और ये टर्म्स को बोला जाए इनमें से किसी एक को, तो आप समझ जाना कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब हम आगे समझते हैं। देखो, कोविड के बाद जैसा कि मैंने बताया आपको कि रेपो रेट आरबीआई इंक्रीज़ कर रही थी, तो आरबीआई ने इसको पता है क्या कहा, कि भाई उसने टर्म तो पहले क्या कहा दिया था कि एकोमोडेटिव, तो इसको टर्म को चेंज ना करने के लिए उसने क्या कहा, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, मतलब हम एकोमोडेशन को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये कहने का एक तरीका था। तो अब देखो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कोरोना से पहले कैसी थी, कोरोना के बाद कैसी थी, तो हमको देखो इसमें ज़्यादा आपको ना इतना बस मतलब पूरा पिन पॉइंट पे नहीं जाना है। सिंपल आप समझो कि कोविड के बाद जो है ना आरबीआई की पॉलिसी ऐसी रही है कि वो रेपो रेट को थोड़ा-सा इंक्रीज़ लेवल पे रख रहा है कि जीडीपी को इंक्रीज़ हो सके। देखो, 2018 की ईरा में इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा था, तो उर्जित पटेल जो गवर्नर थे, वो रेपो रेट को 6 से साढ़े 6% के बीच में रख रहे थे। इन्फ्लेशन ज़्यादा था तो इस वजह से रेपो रेट को इंक्रीज़ रख रहे थे ताकि इन्फ्लेशन कम हो सके। 2019 के बाद क्या हुआ, रेपो रेट इन्फ्लेशन जो है वो 2% से भी कम हो रहा था, तो इस वजह से रेपो रेट को क्या किया गया, डिक्रीज़ किया गया, कम किया गया, ताकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए और महँगाई बढ़े। कोरोना के समय क्या हो गया, कोरोना के समय आपको पता है सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन इन सब में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, तो आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज़ किया, और जिससे कि इकोनॉमी बूस्ट हो सके, सीआरआर को भी कम किया था ठीक है। तो एकोमोडेटिव स्टांस इसको हम कहेंगे। ठीक, आगे हम कवर करते हैं कोविड के समय आरबीआई ने क्या-क्या कदम उठाए, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से हम देखा जाए तो, भाई उसने सीआरआर, रेपो रेट, ये सब मैंने जैसे कि बताया कम किया था ना, मतलब उसका मेन टारगेट क्या था आरबीआई का, जीडीपी को इंक्रीज़ करना है, तो लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया, लोन वोन लोगों के हाथ में दिया, और जब कोरोना का टाइम गया तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, इन सबको वापस उल्टा कर दिया, रेपो रेट को बढ़ा सब दिया था, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि ये मैंने बता दिया आपको विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। 2022 के बाद हम देखें तो नॉर्मली जो है ना इस समय
अभी हम देखें तो यही है आरबीआई का 5.5 से 4.5 से 5.5%, इन्हीं सब के बीच में रेपो रेट झूलता रहता है। 24 अभी इस समय का क्या है भाई, देखो 6.5% चल रहा है, ठीक है ना, 6.5% चल रहा है। ये 4.5 5% ये 2022 का स्थिति था। इस समय आरबीआई ने एक तरह से रेपो रेट को इंक्रीज करके रख रखा है। क्यों इंक्रीज करके रख रखा है? क्योंकि उसको एक तरह से जीडीपी को क्या करना है, जीडीपी को बढ़ाना है घटाना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखो रेपो रेट अगर ज़्यादा होगा, रेपो रेट ज़्यादा होगा तो लोनेबल अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। पहले वाले लेक्चर में मैंने शायद आपको बताया था ये, दूसरे वाले में, कि रेपो रेट जब बढ़ता है तो यानी कि बैंक जो है कम इंटरेस्ट, मतलब बैंक जो है लोन कम लेंगे आरबीआई से, और बैंक लोन कम लेंगे तो आगे भी लोन कम ही देंगे, जैसे कि मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस समय लगभग ये वाली स्थिति अपनी चल रही है, मतलब आरबीआई बैलेंस करने की कोशिश करे कि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा ना हो और जीडीपी भी बढ़ती जाए, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ना सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट ही डिसाइड करती है। देखो बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, रेपो रेट उसको डिसाइड करने का काम होता है। बाकी के जो डिसीजंस होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, पीएसएल, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, इन सब के बारे में आरबीआई गवर्नर खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं। रेपो रेट जो है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वोटिंग के जरिए डिसाइड करती है, ठीक है। उसके बाद वही मैंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के वो अनाउंसमेंट करती है। तो अब जो है एक क्वेश्चन है, उसको हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2019 प्रीलिम्स में पूछा गया है कि आरबीआई रीसेंट डायरेक्टिव रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा, पॉपुलरली नोन एज डाटा डिक्टेट, कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट first, they shall ensure entire data relating to payment system are stored in the system only in India. They shall ensure that the system are owned and operated by public sector enterprises. They shall submit the consolidated system audit report to Controller and Auditor General of India by the end of the ईयर कैलेंडर। तो इसको देखो, ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है, मेरे को पता है, और ये चीज़ इस हैंडआउट में नहीं भी था, फिर भी आप प्लीज़ अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, चाहे सही हो या गलत हो। मैं आप सभी को आंसर बताता हूँ ना। तो ये जो है ना, एक तरह का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मतलब उस समय थोड़ा न्यूज़ में था, 2018 सब की बात करें तो। इसमें आरबीआई ने क्या फ़ैसला लिया था, आरबीआई ने फ़ैसला लिया था कि हर एक जो मतलब पेमेंट सिस्टम डाटा के तहत कि विदिन नेक्स्ट 6 महीने में क्या होगा कि सारा जो भी डाटा पेमेंट से रिलेटेड वो सब इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा। क्यों स्टोर करना पड़ेगा? ताकि सेफ्टी बढ़ सके ना। सोचो, अगर तो हमारा डाटा पेमेंट का कि कितना आपने पेमेंट किया, किसने किसको किया, ये सब बाहर अमेरिका में, चाइना में वहाँ पे स्टोर होने लग जाए तो उनको तो सब जानकारी मिल जाएगी। तो इसी के लिए इंडिया में ही स्टोर हो सके तो ऐसा कानून बनाया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे देखो, दिस शैल इंश्योर डाटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम आर स्टोर्ड इन सिस्टम ओनली इन इंडिया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया। उसके अलावा और कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था तो इस वजह से कर पाए, ऐसा ये उस तरीके का क्वेश्चन नहीं था थ्योरेटिकल पार्ट वाला, देखो तो आप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, वन ओनली ही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं पता था और आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके करना था, तो आप कैसे दिमाग लगाते? इसमें दिमाग लगाते जैसे तीसरा स्टेटमेंट है, दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने लिखा है कि जो भी, अब सोचो यार, आप जो भी पेमेंट करते हो या इसका ऑडिट कौन करेगा, कंट्रोलर है या ऑडिटर जनरल? नहीं भाई, उस पर इतना टाइम नहीं है। वो किस चीज़ का ऑडिट करता है? सरकारों के लेन देन का हिसाब करता है, ना कि आप लोगों के करेगा ना। तो ये तो स्टेटमेंट पहले ही गलत हो जाता है, यानी कि तीसरा तीसरा तो गलत ही हो जाता। हमको देखना था पहला और दूसरा में से, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, दे शैल इंश्योर द सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये इसमें भी आप क्यों गलत कह सकते थे इसको? देखो, ये जो सारा डाटा है, सिस्टम है, वो कौन ऑन और ऑपरेट करेगा? पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज है उन पे। यार उन पे इतना ज़्यादा कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कुछ है कि वो इसको ऑपरेट कर सके। मतलब इस से आप जो है इसको मतलब एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन हालांकि अगर जानकारी होती तो और ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। हम आगे अपना टॉपिक बढ़ाते हैं, बैंक्स की लैंडिंग रेट को हम समझते हैं। तो आप सभी को पता है कि आरबीआई जो लोन देता है बैंक्स को, वो रेपो रेट जो होता है उसके बेसिस पे देता है। इंटरेस्ट रेट उनका रेपो रेट पे फिक्स होता है। लेकिन आम लोगों को जो लोन बैंक देती है उसका इंटरेस्ट रेट भाई किस हिसाब से तय करते हैं बैंक वाले? सोचा आपने कभी? चलिए बताता हूँ कैसे, आपको बहुत जान के अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। देखो,
बैंकर जो लोन देता है वो मेनली 3 फैक्टर पे होते हैं उसपे, कौन-कौन से? एक तो एक्सटर्नल बेंचमार्क, एक स्प्रेड या प्रॉफिट कह लो, एक होता है रिस्क प्रीमियम, इसको समझते हैं हम। एक्सटर्नल बेंचमार्क ये हो गया कि रेपो रेट उस समय का क्या चल रहा है, ट्रेज़री बिल पे कितना फ़ायदा हो रहा है, ये सब चीज़ों एक्सटर्नल बेंचमार्क हो गया। दूसरा होती है बैंक कितना प्रॉफिट चाह रही है। तीसरा होता है कि रिस्क प्रीमियम दिखती है कि भाई जिसको मैं कर्ज़ा दे रहा हूँ, वो चुकाने लायक है भी या नहीं है उस हिसाब से। तो देखो, मान के चलो कि अगर आपसे कहा जाता है कि मतलब आप लोन लेते हो रेपो रेट के हिसाब से, ठीक है? मतलब जब भी आप लोन लेते हो ना तो ज़्यादातर लोग इतना ज़्यादा ये सब पढ़ते हैं नहीं कि किस हिसाब से लिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको पता हो कि अगर आपने रेपो रिलेटेड जो है वो लोन ले रखा है, तो रेपो रेट मान के चलो 4% चल रहा है, तो वो 4% हो गया। बैंक चाह रही है कि 1% उसका प्रॉफ़िट हो, चा एक ये हो गया। रिस्क प्रीमियम, मतलब सोचो कि भाई कोई टिकटॉकर होगा या कोई ऐसा आदमी जिसको कोई जॉब नहीं है या जॉब खोने का खतरा हो, तो उसका रिस्क प्रीमियम क्या होगा? ज़्यादा होगा, ना? लेकिन कोई स्टेबल आदमी है, जैसे सरकारी नौकरी वाले हैं, उनको सस्ते लोन मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि उनका रिस्क प्रीमियम कम होता है कि भाई इसकी नौकरी तो जाएगी नहीं जितनी जल्दी, ना? तो रिस्क प्रीमियम ज़्यादा वाले को मान के चलो 4%, जब 4, 4, 8, 1, 9, तो यानी 9% डिसाइड हो गया कि आपको 9% का इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा, ठीक है? तो लोन और ये जो है ना कि एक्सटर्नल बेंचमार्क जो होता है, ये लगभग हर एक 3 महीने में अपडेट होता है। आप सभी को पता है कि बाई मंथली अपडेट आरबीआई करता है मॉनेटरी पॉलिसी में, और बैंक वाले 3 महीने में अपडेट करके बताते हैं। दूसरा कि कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, ये एक बार अगर आप बैंक ने डिसाइड कर दिया लोन में, ठीक है, कि हमको इतना प्रॉफ़िट चाहिए, तो उसका जैसा मतलब जो है ना चेंज नहीं कर सकती बीच में। और तीसरा, इसको चेंज किया जा सकता है। मान के चलो कि जिसने व्यक्ति ने लोन लिया था, वो अपनी जॉब खो बैठा, मतलब जॉब में नहीं रहा, तो उसका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखो, 2 तरह के लोन होते हैं। एक तो कौन से तरह के लोन होते हैं, जिसमें कि फ़िक्स होता है, फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट। एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, अभी हम आगे कवर करेंगे। ये देखो, लोन इंटरेस्ट रेट ना 2 तरह के होते हैं, एक तो फ़िक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। फ़िक्स्ड में क्या होता है कि मतलब एक फ़िक्स्ड परसेंटेज सेट कर दिया जाता है इंटरेस्ट रेट का कि 10% है तो 10% ही रहेगा 5 साल तक के लिए। फ्लोटिंग में क्या होता है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क ना अगर चेंज हो रहा है, तो आपका इंटरेस्ट रेट में भी बढ़ता-घटता रहेगा। यानी कि अगर आरबीआई जो है रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देती है, तो आपका जो लोन का अमाउंट है ना, मतलब इंटरेस्ट रेट है, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसी वजह से क्या होने लग गया कि जैसे आरबीआई जब-जब रेपो रेट को इंक्रीज़ करती थी, तो क्या होता था, लोन का अमाउंट ऑटोमैटिकली बढ़ जाता था। अब कोविड के समय क्या हो गया, ये लोगों को दिक्कत हो गया था कि लोन का अमाउंट बढ़ गया, तो आरबीआई ने फिर कुछ किया था, उसको भी हम देखते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क जो है उससे पहले समझ लेते हैं कि ये 2019 से लागू किया गया था ना, 2019 से एक्सटर्नल। उससे पहले क्या था, तो उससे पहले एमसीएलआर था, मतलब एमसीएलआर अभी भी है ही, मतलब ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर एक्सटर्नल बेंचमार्क का यूज़ किया जाता है, ठीक है? एक्सटर्नल बेंचमार्क में आरबीआई का रेपो रेट आता है, ट्रेज़री बिल, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक? बैंक को पहले से ही बता देना होता है, ठीक है? कि हम मतलब किस हिसाब का लोन दे रहे हैं, रेपो लिंक है या ट्रेज़री बिल लिंक है, किस हिसाब के लिंक है। हर एक 3-3 महीने में ये अपडेट करना पड़ता है डाटा को, ठीक है? तो मान के चलो कि अच्छा, पहले कौन-कौन से बोरोवर एलिजिबल हैं? कौन-कौन से बोरोवर एलिजिबल होते हैं लोन के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क पे? तो यार देखो, पर्सनल लोन जो है या रिटेल लोन लेते हो आप, या माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ जो लोन उसके लिए लोन लेते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो लोन लेते हैं, ये सब के पे एक्सटर्नल एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम जो वाला है, वो लागू होता है। ना कि बड़े वाले कंपनीज़ पे। सोचो अडानी अंबानी को लोन चाहिए 500 करोड़ का, तो उसको थोड़ी ना एक्सटर्नल बेंचमार्क के हिसाब से मिलेगा। उनकी दूसरी कंडीशन होती है देखने की कि भाई ये लोन चुका पाएगा या नहीं, या डूब जाएगा या कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है? अगर मान के चलो क्या हो कि रेपो रेट डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, तो आपका लोन का अमाउंट क्या कम होगा? बिल्कुल कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है कम हो जाएगा, अगर आपका रेपो लिंक है तो, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस जो मन में आते हैं, जैसे कि क्या जो एक्जिस्टिंग या पुराने बोरोवर हैं, वो जो हैं, उनको बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अभी मैंने बताया कि रेपो रेट कम होगा तो उनको बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा, अगर रेपो लिंक है तो। दूसरा कि क्या बैंक जो है वो चेंज करती है एक्सटर्नल बेंचमार्क इंडिकेटर को लोन देने के बाद? मतलब लोन दे दिया, उसके बाद क्या इंडिकेटर बदला जा सकता है? तो नहीं बदला सकता भाई। अगर रेपो लिंक है तो रेपो लिंक ही रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड लिंक है तो उसी वही एक्सटर्नल बेंचमार्क जो है ना वो लिंक रहेगा। समझ रहे हो आप? अगर आपने एक बार लोन ले लिया, तो बेंचमार्क तो चेंज नहीं होगा, ठीक है?
क्या बैंक चेंज कर सकता है प्रॉफिट को? तो भाई नहीं, प्रॉफिट भी फिक्स है कि अगर उसने पहले डिसाइड कर लिया कि मेरे को 2% प्रॉफिट चाहिए तो 2% ही मिलेगा उसको। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, क्या बैंक रिस्क प्रीमियम को चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, रिस्क प्रीमियम को चेंज कर सकते हैं। वही मैंने बताया कि नौकरी चली गई या सरकारी नौकरी लग गई तो उस हिसाब से रिस्क प्रीमियम चेंज हो सकता है। मैंने आप सभी को फ्लोटिंग और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी बता दिया ना, कि फिक्स्ड होता है या फ्लोटिंग होता है, 2 तरह के लोन इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि मैंने बताया जैसे कि फ्लोटिंग लोन किसी ने ले रखा है एक्सटर्नल बेंचमार्क के हिसाब से, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया। और फिर हमारी इच्छा हुई कि यार हमने तो गलती कर दी ना फ्लोटिंग लेके, तो क्या हमको आरबीआई अलाउड करेगा कि हम रीसेट कर सकें ना, मतलब वापस हम या तो सारा जमा पैसा कर सकें या फ्लोटिंग से फिक्स्ड में आ सकें। तो हाँ, आरबीआई ने कहा ठीक है, हाँ मौका आपको एक बार मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार मिलेगा। एबिलिटी टू रीसेट का आरबीआई ने मौका दिया था। देखो कोविड के समय में क्या हो गया था, आरबीआई ने रेपो रेट को, कोविड के बाद की बात करें तो रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया था। तो रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया तो लोगों का जो लोन का इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हो गया था। तो उसी के लिए मतलब लोगों की भलाई के लिए आरबीआई लेके आई एबिलिटी टू रीसेट, मतलब आप फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट लोन पे आ सकते हो। फोर क्लोजर ऑफ लोन भी करवा सकते हो। इसका मतलब ये कि आप का मान के चलो 10 साल का पूरा टाइम है लोन का अमाउंट का, लेकिन आप 5 साल में ही पहले ही भर दो आप पैसा। तो पहले ही पैसा भर दोगे तो हो सकता है जो आपको कुछ तो फ़ायदा ज़रूर ही मिलेगा वो जो 5 साल का, क्योंकि क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ना कंपाउंड जो वो ऐड होते रहते हैं ना, तो वो आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं कि वही कि कोई अगर मिसयूज़ करे रीसेट वाले का, कि भाई बार बार अगर देखा उसने कि रेपो रेट बढ़ गया है तो हम चेंज हो जाते, तो सीलिंग लगा रखा है आरबीआई ने कि मतलब कितनी बार आप कर सकते हो, तो इससे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आगे हम चलते हैं। आगे देखो, रिलेशनशिप समझते हैं बिटवीन डिपॉजिट रेट और रेपो रेट का, कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो क्या डिपॉजिट रेट भी बढ़ेगा या नहीं। अच्छा, आपको ये अभी पता चल गया कि रेपो रेट बढ़ेगा तो आपको जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब आरबीआई आपसे लोन में जो दिया है, मतलब बैंकों ने जो लोन दिया है आपको, उस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगी रेपो रेट बढ़ाने के बाद। लेकिन क्या भाई डिपॉजिट जो आपने जमा करवा रखा है उस पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्या वो भी बढ़ेगा? ये भी सवाल आना चाहिए ना मन में कि भाई हमारा लोन का तो इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिया, क्या डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे आप? तो देखते हैं हम। देखो, रेपो रेट बढ़ा तो जो बोरोवर है, मतलब उसके लिए तो लोन का इंटरेस्ट बढ़ गया, लेकिन डिपॉजिटर के लिए सेविंग अकाउंट और जो मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट में आपने पैसा दे रखा है इन सब के लिए, हाँ इसका चांसेस है कि बिल्कुल हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब आपने 5% सेविंग आपको मिल रहा है ना डिपॉजिट करने पे, हो सकता है कि वो 6% 7% मिलने लग जाए, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जैसे मतलब अ, समझते हैं इसको हम, बहुत अच्छे से सर ने समझा रखा है कि अगर रेपो को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, तो डिपॉजिटर भी कहता है भाई कि हमको भी आप ज़्यादा वो दो, तो बैंक कहता है ठीक है भाई देखता हूँ, क्योंकि अगर तो नहीं दिया इसने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट पे, तो हो सकता है डिपॉजिटर अपना पैसा निकाल के वो जो है गोल्ड और इन सब में खरीद ले ना, हो सकता है ना भाई। चलिए अब एक क्वेश्चन आ गया उसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर आर यूज टू ऑब्जर्व द मनी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इन इकोनॉमी? सीडीएस 2024 में पूछा गया है। वेटेज एवरेज लैंडिंग रेट, वेटेज एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट, 1 ईयर मीडियम एमसीएलआर, एसटीएफ रेट, ठीक है। तो देखो, वेटेज एवरेज लैंडिंग रेट पहले हम समझ ही लेते हैं, उसके बाद ही आप इसका आंसर दीजिएगा। तो वेटेज एवरेज लैंडिंग रेट, अच्छा आप इसको ऐसे समझो ना कि एक तरह से जो भी लैंडिंग रेट है, मतलब लोनेबल अमाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है, उसका एक तरह से एवरेज निकाल लिया ना। हो सकता है किसी को ज़्यादा में मिल रहा हो, किसी को कम मिल रहा हो, तो उसका एवरेज क्या है उसको, ठीक है। आंसर पे आते हैं हम। चलिए 5 सेकंड का टाइम, 1 2 3 4 5, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन ये है कि कौन से इंडिकेटर्स को ऑब्जर्व किया जाता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन में, ठीक है, मतलब आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ये सब बनाती है उसमें कौन से इंडिकेटर्स को देखा जाता है। तो हमने पहले पढ़ा था, देखो M0 M1 M2 M3 M4 ये सब देखा था हमने। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखो तो आरबीआई बिल्कुल एवरेज क्या लैंडिंग रेट चल रहा है उसको देखती है ना, मार्केट में क्या कितने मतलब इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन मिल रहा है। दूसरा कि कितना डिपॉजिट रेट पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसको भी आरबीआई देखती है। उसके बाद 1 ईयर का मीडियन एमसीएलआर भी देखती है ना, कि कितना एमसीएलआर, मैंने बताया आपको कि ये ख़त्म नहीं हुआ है,
ना, एमसीएलआर भी चल रहा है एक्सटर्नल बेंचमार्क की जगह, मतलब अब आ गया है एमसीएलआर की जगह एक्सटर्नल बेंचमार्क, लेकिन एमसीएलआर भी चल रहा है। एमसीएलआर क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी को समझाया था। ठीक, तो ये तीनों है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एसडीएफ रेट को नहीं देखा जाता है, ठीक है, वो तो आरबीआई खुद ही डिसाइड करती है, तो उसमें देखना क्या है। लेकिन जो नॉर्मली बाकी चीज़ें हैं वो आरबीआई देखती है कि क्या उससे क्या मतलब ट्रांसमिट हुआ ना, इंडिकेटर्स देखती है वो। ठीक, वेटेज एवरेज लैंडिंग रेट मैंने समझा दिया। होपफुली आप सभी का आंसर मतलब जिनका भी सही है बहुत बहुत बधाई, बाकी ज़रूर से रिपीट करके देखें। ठीक, अब हम समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का लिमिटेशन क्या है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को समझ लिया, कमेटी को समझ लिया, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगे। देखो बिल्कुल होंगे। आरबीआई अपनी तरफ से कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे ना बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। मान के चलो आरबीआई महंगाई कम करने के लिए, ओनियन का प्राइस मान के चलो 50 रुपये किलो चल रहा है, तो ये महंगा है। अगर इसको कम करने के लिए आरबीआई रेपो रेट इन सबको क्या करे, बढ़ाए, मतलब बहुत सारे अपने हथकंडे अपनाए, तो जिससे कि ये 40 रुपये या 30 रुपये किलो हो जाए। लेकिन क्या हो कि ओनियन की फसल ही ना हुआ हो, ये भी तो हो सकता है ना भाई, ओनियन की खेती ही नहीं हुई हो, ज़्यादा उपज ही नहीं हुई हो, तब तो सप्लाई कम है, तो सीधी सी बात है कि प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उसमें आरबीआई क्या कर लेगा, खेती करेगा जाके, ज़्यादा से ज़्यादा ओनियन हो, नहीं ना। तो एक फैक्टर ये हो गया। मान के चलो कि जो ग्लोबल लेवल पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो बढ़ जाए ना, ये भी तो हो सकता है ना, तो इससे भी महंगाई बढ़ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेकार है लोग देश का, मतलब इतनी आसानी से क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, स्कैम्स वगैरह होते हैं, और ऐसे बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको जैसे सप्लाई साइड का इशू, वही मैंने बताया कि फूड इन्फ्लेशन हो जाए, मतलब जियोपॉलिटिकल इशू हो जाए, पुअर मानसून हो जाए जिससे ख़राब हो जाए, गवर्नमेंट साइड से फिज़िकल डेफ़िसिट हो जाए, ठीक है, सब्सिडी लीकेज हो जाए। फिज़िकल डेफ़िसिट मतलब यही कि जितना खर्चा उनको करना था, जितना ज़्यादा उनकी कमाई हो रही है उससे ज़्यादा उनका खर्चा हो रहा है, ठीक है। सब्सिडी ज़्यादा ही देती जा रही है गवर्नमेंट ना, पॉपुलिस्ट लोन कल्चर आ रहा है, लोन वेवर वाला सिचुएशन आ रहा है कि भाई सरकारें मतलब फार्मर्स लोन लेती हैं, भले ही उनकी कमाई हो, लेकिन फिर भी लोन वेवर का चुनाव के समय मुद्दा उठ जाता है और सरकारें लोन माफ़ कर देती हैं। तो ये भी तो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, ख़राब चीज़ ही है ना, फ्रीबीज़ जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चरल इश्यूज़ इन इकोनॉमी, बहुत सारे मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है अपने देश का अच्छा नहीं है, उसमें रैंक कम आता है, ठीक है। तो ये सब की वजह से जो है ना आरबीआई कुछ कर नहीं सकता है, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का इस वजह से बहुत हद तक तो असर पड़ता है, लेकिन बहुत हद तक नहीं भी पड़ता है, ठीक। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखोगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो होती है ना उसमें उनका ना कंज्यूमरिस्टिक लाइफ़स्टाइल होता है, मतलब कि वो ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, वो ज़्यादा बचाते नहीं हैं अपने पास। क्यों नहीं बचाते हैं? क्योंकि भाई उनको अपने बैंक वैंक पे भरोसा है कि भाई कुछ मतलब पैसे-वैसे की हमको ऐसे ज़रूरत होगी तो हमको तुरंत लोन-वोन मिल जाएगा। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में ना जो है वो बचत वाले लोग हैं कि मतलब वो सेविंग में, डिपॉज़िट में, इन सब में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो इस वजह से जब आप सेविंग में और इन डिपॉज़िट में ज़्यादा भरोसा रखोगे, तो रेपो रेट्स वगैरह जो होते हैं ना वो मेजर सोर्स नहीं है लोगों के लिए, फंड के लिए, मतलब बैंक के फंड के लिए, कि हाँ मतलब बैंक्स जो है आरबीआई से लोन ले, वो उनका मेन सोर्स नहीं है ना, क्योंकि क्योंकि डिपॉजिट वाला पैसा भी तो उनको मिल ही रहा है लोगों द्वारा। लेकिन जो विदेशों में क्या है ज़्यादातर, जैसे मान के चलो अमेरिका में, वहाँ पे क्या है, उनको कांग्रेस से मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ से उनको लोन वोन लेना पड़ता है लोगों को देने के लिए। तो इस वजह से वहाँ पे अगर सर मतलब जो वहाँ की जो आरबीआई सेंट्रल बैंक है, वो थोड़ा-सा भी इधर-उधर कदम उठाती है तो ग्राउंड लेवल तक बहुत जल्दी असर हो जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में रेपो रेट अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा ना तो ग्राउंड लेवल पे असर दिखने में 2-3 महीने का समय लग जाता है। ठीक है? लेज़ी बैंकिंग, कि बैंकर एफर्ट ही नहीं डालते ज़्यादा कि लो मतलब क्लाइंट मिले उनको लोन देने के लिए, ठीक है? और आपको पता है कि इनफॉर्मल मनी लेंडर्स भी होते हैं गाँव देहात में, ब्याज पे पैसा देते हैं लोग ना, ब्लैक मनी जिससे सर्कुलेट होता है, ठीक है? अब हम टर्म समझते हैं एक स्टैगफ्लेशन। देखो स्टैगफ्लेशन एक टर्म समझो आप। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा कंडीशन हो जाता है ना, जिसमें आप समझो सब कुछ ख़राब चल रहा हो, जीडीपी ग्रोथ भी कम हो, बहुत ज़्यादा महँगाई भी हो, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी हो, सब एक साथ हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्टैगफ्लेशन। इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, होपफुली ना हो ऐसा, ठीक। अब हम समझते हैं फेड टैपरिंग को ना, यूएसए का फेड टैपरिंग, छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखो कोविड के समय क्या हुआ,
यूएसए ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लोन को सस्ते कर दिए, ठीक है, जिसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा। लोन को सस्ते कर दिए, लोगों ने बहुत सारा लोन ले लिया, बहुत कम रेट पे, मान के चलो 5% के रेट पे ही ले लिया, और इंडिया के शेयर मार्केट में लगा दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के शेयर मार्केट 15% का प्रॉफिट दे रहे थे। यानी उधर से लोन लो, यहाँ पे शेयर मार्केट में लगा दो, बीच में 10% का प्रॉफिट कमा लो। ये तो बहुत आसान काम हो गया ना। तो बाद में क्या हुआ, 2022 सब के आसपास अमेरिका में क्या हो गया, महंगाई वहगाई बढ़ने लग गया। इस वजह से अमेरिका ने क्या कर दिया, लोन के जो अमाउंट है बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट 8% कर दिया। तो अब लोन लेना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा, और शेयर मार्केट जो है इंडिया का वो भी कम होने लग गया, गिरने लग गया। तो क्या हो गया कि ये लोग जो हैं अपना पैसा निकाल के वापस, क्योंकि अब तो इनका -4% हो गया ना, घाटा लग रहा है भाई अब इंडिया में लगाना। तो ये लोग अपना पैसा सब निकालने लग गए इंडियन मार्केट से, और ज़्यादा इंडियन मार्केट गिरने लग गया। इंडियन मार्केट से पैसा निकालने लग गए तो क्या हो गया, जो रुपी है वो और ज़्यादा गिरने लग गया ना, रुपी डेप्रिसिएट होने लग गया। और जो रुपी और डॉलर का जो अगर आप वैल्यू देखो तो वो बढ़ गया ना, मतलब ज़्यादा रुपया में अब मतलब $1 मिलता था, यानी 75 रुपये में पहले $1 मिल जाता था, वो अब 80 रुपये में मिलने लग गया। इसको हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं, मतलब कि महंगाई ना इम्पोर्ट किया गया है। मतलब हमारा ऐसा कुछ डायरेक्टली हाथ नहीं था, लेकिन विदेश में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे हाथ हो गया। तो आप सभी को जो पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि बाहर के देश से अपने देश पे क्या असर पड़ेगा, बॉन्ड यील्ड सबका, तो अब समझ में आया आपको कि बाहर के देश में अगर लोन सस्ता हो रहा है तो इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लग जाता है। तो कैसे ये सब खेल चलता है, ठीक है। इंडियन शेयर मार्केट क्या परफॉर्म करता है, ठीक। तो इसी टर्म को हम कहते हैं फेड टेपरिंग, ठीक है। फेड टेपरिंग का ये इम्पैक्ट होता है, ठीक है, ये इम्पैक्ट है फेड टेपरिंग कि यूएसए ने क्या किया, कम की लोन इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, इंडिया में ये सारी कंडीशंस आ गई, उत्पन्न हो गई, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। Consider the following statement. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide hike interest rate. Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ एवर, ठीक है। आप चलिए जल्दी से आंसर आप देने की कोशिश कीजिए, ठीक। मैं आपको आंसर बताता हूँ 1 2 3 4 5। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। प्री 2023 में पूछा गया ना, पोस्ट पेंडेमिक ना, प्री पेंडेमिक नहीं कहा, पोस्ट पेंडेमिक यानी कोरोना के बाद कि अगर हम समय देखें तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि देखो महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि उस पेंडेमिक के समय इन लोगों ने कम कर दिया था इंटरेस्ट रेट, तो महंगाई बढ़ गई। तो जब पेंडेमिक खत्म हुआ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया इन लोगों ने। Central bank generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices by monetary policy। हाँ, सेंट्रल बैंक समझते हैं कि भाई उन पे एबिलिटी है कि कंज्यूमर प्राइजेस जो राइज हो रहा है उसको वो कम ज़्यादा कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। बिल्कुल कर सकते हैं ना, बहुत सारे उन पे मेथड्स होते हैं, टूल होते हैं, जैसे कि लोन को सस्ता महंगा कर सकते हैं, तो डायरेक्टली असर पड़ता है लोगों के बिहेवियर में, मतलब मनी सप्लाई में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। तो हम देखें which one of the following is correct। स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। कह सकते हो आप बिल्कुल कि स्टेटमेंट 1 2 दोनों सही है, और इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया गया, लेकिन क्यों बढ़ाया गया ऐसा इसमें लिखा हुआ है, मतलब जनरली ऐसा नहीं, लेकिन आप ये मान के चलो कि सही है। क्यों सही है? क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखो, स्टेटमेंट 2 नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, आप ये भी एक्सप्लेनेशन कह सकते हो ना। तो स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट, आपका जो ऑप्शन है ए वाला होगा, जिनका सही है बहुत बहुत बधाई, ठीक। अगला, मॉनेटरी पॉलिसी का लिमिटेशन पे एक छोटा सा टॉपिक है, क्या, ब्लैक स्वान इवेंट, एक लाइन का। ब्लैक स्वान इवेंट उसको कहते हैं कि कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए जिससे कि मैसिव लॉस हो इकोनॉमी में, जैसे कि कोरोना हो गया ना, उसको हम क्या कहेंगे, ब्लैक स्वान इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऐसा आ जाए, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी 2022 में आप सभी को पता, मैंने बताया कि टारगेट ऐसा फेल हो गया था, इन्फ्लेशन लगातार जो है 9 महीने तक 6% से ज़्यादा रहा था, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसा सजा वजह नहीं मिला, मैंने बताया आप सभी को। देखो कितना कितना रेपो रेट हाइक किया गया था। इंडिया की जो आरबीआई है लगभग 2.5% का रेपो रेट हाइक किया था, मतलब 6.5% करीब कर दिया उन लोगों ने ना। 4% करीब कोविड के समय कर दिया था, और उसका बढ़ा दिया। यूएसए और यूरोपियन इन सब ने क्या किया, कितना किया, इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर दी है ज़्यादातर मेजर कंट्रीज़ में, सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया ने ही ऐसा किया, ताकि
आरबीआई मतलब लोन रेट नहीं इंक्रीज, आरबीआई हैज़ नॉट इंक्रीज द लोन रेट एज मच एज सम अदर बिग कंट्रीज। देखो आप दूसरे बिग कंट्रीज को देख रहे हो कितना ज़्यादा उन्होंने इंक्रीज कर दिया एकदम से ही रेपो रेट में, लेकिन आरबीआई ने एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आरबीआई सॉफ्ट लैंडिंग चाहती थी, ना कि हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग हार्ड लैंडिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं भाई। चलो, सॉफ्ट लैंडिंग हार्ड लैंडिंग। तो देखो भाई, महंगाई बढ़ा है और महंगाई बढ़ने के लिए बढ़ा तो हमको क्या करना पड़ेगा? महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो एकदम से ऐसा कुछ कर दिया जाए जिसको हम कहेंगे कि हार्ड लैंडिंग, ना एकदम से कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि महंगाई कम हो जाए। लेकिन ऐसा एकदम से आप कुछ करोगे ना, तो उससे आपका जीडीपी ग्रोथ है वो भी एकदम से गिर जाएगा। समझे आप? और लेकिन अगर आपको धीरे-धीरे ग्रेजुअल मैनर में आप रेपो रेट इन सब को क्या करते हो, इंक्रीज़ करते हो, तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। जिससे कि जीडीपी तो गिरेगी, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं होगा कि सीधे अभी आज 8% थी, 2% हो गया, ऐसा नहीं होगा। 8% से हो सकता है 7% हो, 6% हो। आपने ऐसा देखा होगा ना जब आता है जीडीपी का क्वार्टर वाइज़ कि इस क्वार्टर जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी रही है। तो कभी आप देखते हो कि हाँ, इस 8% रही, किसी बार जीडीपी की ग्रोथ रेट 6% रही, तो कम हुआ। क्योंकि आरबीआई को महँगाई से लड़ना था, इस वजह से रेपो रेट वगैरह को बढ़ा दिया तो जीडीपी कम हो गया। फिर किसी महीने देखते हो 8% फिर से हो गया या 9% हो गया। तो हो सकता है आरबीआई ने रेपो रेट वगैरह को कम कर दिया हो ताकि मनी सप्लाई बढ़ गया हो, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया हो और जीडीपी बढ़ गया। तो आरबीआई बैलेंस करके रखती है इन सबको। अब हमारा लास्ट ही टॉपिक सब चल रहा है कैंटी लोन इफेक्ट, को हम समझ लेते हैं जल्दी से। कैंटी लोन इफेक्ट किसको कहते हैं? तो देखो, आरबीआई जो है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है मनी सप्लाई को ना। आरबीआई ने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया। मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करके आरबीआई तो ये सोचेगी ना कि ये जो मनी सप्लाई को मैंने इंक्रीज़ किया है वो बराबर बँटेगा हर एक क्लास में। रिच को भी, मिडिल क्लास को भी, पुअर को भी, सबको बराबर-बराबर का पैसा मिलेगा। क्या असल में ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? असल में देखोगे तो जो रिच लोग हैं उनको ज़्यादा लोन मिल जाता है। मिडिल क्लास को थोड़ा-सा कम और पुअर को तो बिल्कुल ना के बराबर लोन मिलता है। जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको लोन तो ना के बराबर मिलता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कैंटी लोन इफ़ेक्ट कहेंगे। रियलिटी ऐसी है। तो भाई इन लोगों को ज़्यादा लोन मिल जाएगा रिच क्लास को, तो ये क्या करेंगे, जो रिच क्लास वाली जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। यानी कि बंगलों के जो प्राइस हैं, जो इन सब के प्राइस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जो लोअर मिडिल क्लास गरीब तबके का जो लोग हैं उन सब के लिए घर वर लेना महंगा हो जाएगा। तो घर होने के बावजूद सोचो, बहुत सारी जगह आप देखोगे घर खाली पड़े हुए हैं, बिक नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्राइस इतने ज़्यादा हैं, गरीब लोग खरीद नहीं सकते। प्राइस किन की वजह से बढ़ा? अमीरों की वजह से बढ़ा। क्यों अमीरों की वजह से बढ़ा? क्योंकि उन पे पैसा बहुत आ गया। पैसा कहाँ से आ गया? क्योंकि आरबीआई ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेपो रेट सब कम कर दिया, इन लोगों पे लोनेबल अमाउंट ज़्यादा आ गया और अमीरों को लोन आसानी से मिल जाता है ना। ये सब कारण था। इसको हम क्या कहेंगे? कैंटिलोन इफेक्ट। ये कंसेप्ट 18th सेंचुरी में फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट रिचार्ड कैंटिलोन ने दिया था, उनके नाम पे पड़ा। ठीक है। इससे स्टैगफ्लेशन भी हो सकता है। स्टैगफ्लेशन मैंने बताया था आपको, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, लो ग्रोथ हो, तो ये अपने जीडीपी के लिए ऐसा अच्छा चीज़ नहीं है कैंटिलोन इफेक्ट। ठीक है। अब हम समझते हैं लिक्विडिटी ट्रैप को। समझते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट जॉन माइनार्ड नीज ने जो है वो कंसेप्ट लेके आए थे लिक्विडिटी ट्रैप। उसको समझते हैं। देखो, रिसेशन से लड़ने के लिए आरबीआई क्या करती है? डिक्रीज कर देती है रेपो रेट को। क्यों? क्यों डिक्रीज करती है? क्यों? जो है वो ताकि मनी सप्लाई क्या हो? इंक्रीज हो। तो आरबीआई ने कहा कि भाई मैंने जो है रेपो रेट को डिक्रीज़ कर दिया, तो बैंक से कहा कि तुम भी अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो सब डिक्रीज़ करो, लोगों को जो लोनेबल अमाउंट है उसको सस्ते में जल्दी से लोन दो। बैंक क्या कहती है कि नहीं भाई, हमको अपने सैलरी देना है, बहुत सारे अपने खर्चे बता देती है कि हम जो है नहीं नीचे कम करेंगे। तो इससे क्या होता है? इससे समझो कि ये अच्छा इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पे भी नहीं देते हैं लोगों को। ठीक है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भाई इनको लगता है कि यहाँ से तो आरबीआई से तो हमको पैसा मिल ही रहा है इस कम इंटरेस्ट रेट पे, तो हम लोगों को क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दें, हमको डिपॉजिट मतलब क्यों लोगों का डिपॉजिट की ज़रूरत है, ऐसा सोचते हैं। तो भाई लोग क्या सोचते हैं कि यार अब तो बैंक में रखने का ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, क्योंकि डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा मिल नहीं रहा है, तो हम जो है निकाल लेते हैं बैंक से पैसा, गोल्ड में इन सब में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो इससे स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी पहले लेक्चर में बताया था मैंने आप सभी को। ठीक। तो फिर चाहे बैंक वाले कितना भी कोशिश करें कॉल करके मतलब लोगों को परेशान करके कि भाई लोन ले लो, लोन ले लो, लेकिन लोग कहेंगे नहीं भाई हमको तुम्हारा लोन नहीं चाहिए ना। आरबीआई कहेगी यार
एक बात बताओ, मैंने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्यों कम नहीं हो रहा? इसी को हम कहेंगे लिक्विडिटी ट्रैप की वजह से नहीं होगा। लिक्विडिटी ट्रैप की वजह से रिसेशन सबके समय में क्या होता है, आरबीआई रेपो रेट को तो डिक्रीज़ कर देती है, लेकिन एक समय के बाद देखोगे आप कि लोन का जो रेट है वो डिक्रीज़ नहीं होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्यों नहीं होता है? सॉल्यूशन इसका यही है कि भाई जो गवर्नमेंट है खुद इंटरवीन करे। गवर्नमेंट खुद जो है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सबके प्रोजेक्ट बनाए और लोगों को जॉब दे ताकि जीडीपी को फ़ायदा मिले। कि बैंक एक हद के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो उसको अपना खुद का खर्चा भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से सर ने यहाँ पे देखो दे रखा है कि बैंक लोन ऐसे क्या कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। यहाँ पे देखोगे एकदम से ऐसा सीधा हो गया, यानी इससे ज़्यादा कि इंटरेस्ट रेट नहीं कम हो रहा है, भले ही आरबीआई रेपो रेट को कम करता जाए। ठीक है, पे आप देखोगे कि रेपो रेट तो आरबीआई कम करता जा रहा है, बैंक का जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं हुआ, और जो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है वो भी कम नहीं हुआ। ठीक है, तो होपफुली आप सभी को ये टॉपिक भी समझ में आ गया हो। हो हमारा कंप्लीट हो गया है 1A2। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है 1B1 स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों देखो, 1A2 जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर था। मतलब इसमें अगर तीन टोटल हमने टोटल कितने लेक्चर लगाए? 4 लेक्चर लगाए। लगभग 1 से डेढ़ घंटे का एक लेक्चर है, और लेक्चर 1 में जो हमने पूरा का पूरा 1A1 कंप्लीट कर दिया था। 1A2 जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ना बेसिक समझाया गया इकोनॉमी का, जो कि आपको पूरे इकोनॉमी में आपको काम आएगा ना, जितना भी आगे आप पढ़ने वाले हो उसमें काम आएगा। इसलिए आप बहुत अच्छे से इन वीडियोज़ को देखें। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता ही दिया, संकल्प पथ आईएएस पे आप जाइए, नीचे टेलीग्राम चैनल में भी लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।